नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुए अभी 6-7 महीने ही हुए हैं और बड़े निवेशक इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। क्रिसिल के रिसर्च के मुताबिक पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट का 25% हिस्सा डायरेक्ट प्लान्स में है। मार्च तिमाही के मुकाबले डायरेक्ट प्लान्स के AUM में 70% का उछाल आया है। मार्च तिमाही तक डायरेक्ट प्लान्स के तहत म्यूचुअल फंड्स का AUM 1,27,000 करोड़ था, जो जून तिमाही में बढ़कर 2,14,000 करोड़ रुपए हो गया है। और डायरेक्ट प्लान्स का 98% हिस्सा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में है, क्योंकि HNIs और दूसरे संस्थागत निवेशक इन स्कीम्स में काफी पैसे डालते हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट प्लान में सबसे बड़ा हिस्सा लिक्विड फंड्स का है। मार्च तिमाही के मुकाबले डायरेक्ट प्लान्स के तहत लिक्विड फंड्स का AUM 24,500 करोड़ रुपए बढ़ा है और जून तिमाही में डायरेक्ट प्लान वाले लिक्विड फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो डायरेक्ट प्लान को समझते हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रस्तगी से। हेमंत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप ये समझाइए, डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान में फर्क क्या है? देखिए कविता, जैसा आपने कहा, दो प्लान हैं, एक रेगुलर प्लान है, एक डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान वो है जहां पे पूरे एक्सपेंसेस जो है, देखिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे एक रिकरिंग एक्सपेंसेस या एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें बहुत तरह की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। जैसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर चार्जेस जो होते हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रार जो आपकी क्लाइंट सर्विसिंग को देखते हैं वो है, कस्टोडियन के एक्सपेंसेस हैं, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन है, तो बहुत तरह के एक्सपेंसेस हैं। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है कि जो एडवाइजर्स या जो एजेंट्स जो मोबिलाइज करते हैं पैसा, उनको जो कमीशन दिया जाता है वो भी इन एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो रेगुलर प्लान जो है उसके अंदर ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं। जो डायरेक्ट प्लान है, जैसा कि नाम से जाहिर है, डायरेक्ट प्लान मतलब आप किसी भी एडवाइजर की आप सेवा नहीं ले रहे हैं, वहां पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सेबी ने कहा कि अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो आपको नहीं लगनी चाहिए। तो उस हिसाब से डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में फर्क सिर्फ इतना है, एक्सपेंसेस दोनों में है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो डायरेक्ट प्लान में नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि मान लीजिए जो रेगुलर प्लान है उसका एक्सपेंसेस हो 2.25% और जो डायरेक्ट प्लान है उसका एक्सपेंसेस हो 1.65%, तो 50 या 60 पैसे का और बेसिस पॉइंट का फर्क जनरली, ये मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी फंड वगैरह की या डेट फंड्स की। लेकिन जो लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, वहां पे शायद 10 बेसिस पॉइंट या 15 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम, उतना फर्क आपको उन दोनों में मिलेगा। तो ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ही एंगल आपने बताया है, लेकिन अगर मैं फायदों की बात करूं तो डायरेक्ट प्लान्स के फायदे क्या हैं? देखिए, फायदा सीधा सा है कि अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हैं, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए वहां पे 2.25% देते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाते हैं तो आप 1.6 या 1.65 दे रहे हैं। तो स्ट्रेट अवे अगर हम दोनों को कंपेरिजन करें एक्सपेंसेस के हिसाब से तो आपकी बचत हो रही है। 0.65 आपको एक्सपेंसेस कम देना पड़ रहा है, क्योंकि आप खर्चा कम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी जो रिटर्न है वो भी आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल, रिटर्न पर ही आ रही थी मैं। रिटर्न समझाइए किस तरह के होते हैं एक रेगुलर प्लान के मुकाबले? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए जैसे जो NAV जो म्यूचुअल फंड अनाउंस करते हैं उसके अंदर से एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। वो पोस्ट एक्सपेंसेस जो है वो NAV आपको दिखने को मिलती है। अगर आप डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान की NAV आज देखें इक्विटी फंड या डेट फंड या लिक्विड फंड में, तो आपको दोनों में फर्क नजर आएगा। वो फर्क जो है मेनली बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस है, बाकी कोई फर्क नहीं है। दोनों का पोर्टफोलियो सेम है, फंड मैनेजर सेम है, सब कुछ वही है। सिर्फ क्योंकि आपके एक्सपेंसेस वहां पे कम है, और जैसा मैंने कहा हर कैटेगरी के एक्सपेंसेस में फर्क है। लिक्विड फंड में बहुत कम फर्क होगा, डेट में थोड़ा ज्यादा होगा, इक्विटी में और थोड़ा ज्यादा होगा। वो फर्क आपको आपकी रिटर्न में दिखेगा। मान लीजिए हो सकता है कि 1 साल का अगर हम रिटर्न देखें, अभी तो वैसे 6 महीने के करीब हुए हैं इसको करीब, तो मान लीजिए अगर आपने 6 महीने का रिटर्न देखा तो आपको रेगुलर प्लान में मान लीजिए रिटर्न मिला 5%, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट प्लान में जो है 5.6 का रिटर्न मिले। तो वो जो 60 बेसिस पॉइंट का जो फर्क है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने किसी भी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट नहीं किया, डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, आपको एक्सपेंसेस कम लगे, उसका फायदा आपको बिल्कुल। तो यहाँ पे सीधे तौर से जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसकी आपकी बचत हो जाती है। लेकिन हेमंत जी, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है, रिटर्न भी यहाँ पर आपको अच्छा मिलता है डायरेक्ट प्लान में। तो जैसे कि किसी की रिपोर्ट में निकला है कि बड़े संस्थागत निवेशक ही ज्यादा डायरेक्ट प्लान में दिलचस्पी फिलहाल दिखा रहे हैं, रिटेल निवेशक, एक आम निवेशक क्यों दूर है डायरेक्ट प्लान से? देखिए, इसके दो कारण है। पहले समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्यों हैं। जैसे आपने बात की लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप शॉर्ट टर्म की जो पार्किंग ऑफ फंड्स बोलते हैं, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए। अब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए बैंक हैं या जो कॉर्पोरेट्स हैं,
या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको बोलते हैं, वो जो है वो जितने भी इन्वेस्टर हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल, वो शॉर्ट टर्म के लिए पार्किंग करते हैं। अब वहां पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, जितने भी रिटर्न है, आप अगर उनको देखें, कंपेयर करें, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर आप बैंक है मान लीजिए, आपके पास ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, आपके पास लोग हैं जो ये आपका काम कर सकते हैं, और क्योंकि आप डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं, क्योंकि आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 बेसिस पॉइंट 15 बेसिस पॉइंट से भी आपको काफी फायदा हो जाता है। जहां तक रिटेल इन्वेस्टर का सवाल है, देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। हाँ। उसमें कोई शक नहीं है। उनमें इन्वेस्ट करना कोई हमेशा सिंपल नहीं है। उसका कारण क्या है? सैकड़ों स्कीम है, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट। अब डेट की अगर आप बात करें, डेट सपोज टू भी बहुत सिंपल एक ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन वहां पे देखिए लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, फिर इनकम फंड है, उसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजी वाले फंड है। हाँ। कोई अक्रूवल फंड है, कोई ड्यूरेशन फंड है, ठीक है, उसके बाद फिर एफएमपीज है, और उसके बाद हाइब्रिड फंड है। बहुत तरह की ऑप्शन है, और हर कैटेगरी में अगर आप कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस का, बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। हर एक का रिस्क रिवॉर्ड जो पैटर्न है वो अलग है। इक्विटी फंड की अगर हम बात करें, अब इक्विटी फंड एक एसेट क्लास है, उसके अंदर आप देखिए डाइवर्सिफाइड फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, बहुत तरह की वैरायटी है। उसके अंदर भी परफॉर्मेंस है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप देखेंगे सिमिलर कैटेगरी में रिटर्न में टॉप परफॉर्मिंग फंड और जो लोएस्ट परफॉर्मिंग फंड जो है उस कैटेगरी के अंदर, कभी कभी आपको 15% का फर्क नजर आएगा। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि अगर आपको लगता है कि आप मार्केट को समझते हैं, आप अपनी जरूरत को समझते हैं, आप म्यूचुअल फंड को समझते हैं, और आप जितनी भी सर्विस रिक्वायरमेंट है अपनी तरफ से कंप्लीट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं डायरेक्ट में। लेकिन अगर आपको वो समझ नहीं है, और अगर आप सिर्फ 50 या 60 बेसिस पॉइंट को बचाने के लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है उसमें आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब हम एडवाइजर की बात करते हैं, जो एडवाइस आपको मिलती है, हर चीज को आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते। बिल्कुल। आपको डाइवर्सिफिकेशन का क्या फायदा हुआ, हमेशा आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एसेट एलोकेशन जो आपके एडवाइजर ने करके दिया, उसका क्या फायदा हुआ, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। या ऐसे समय में जब आप बहुत विचलित हैं, आपको लगता है कि अभी कुछ करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, आपके एडवाइजर ने आपको रोका कि नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, बने रहिए इसमें, उसका जो आपको फायदा हुआ उसको आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे? तो अब ये जो 50 या 60 बेसिस पॉइंट का जो फायदा हुआ आपको, उसके सामने जो आपके एडवाइजर ने आपको जो बेनिफिट दिए या जो एडवाइस दी, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है अगर आप, जैसा मैंने पहले कहा, आपको लगता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपको पूरी समझ है, आप जानते हैं हर तरह के फंड को, साथ ही अपनी रिक्वायरमेंट भी आपको ध्यान में रखनी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा जब भी आप एक डायरेक्ट प्लान लें। लेकिन अब ये समझना चाहेंगे आपसे कि निवेश करने के तरीके क्या हैं? देखिए, निवेश करने के तरीके जैसा मैंने कहा, एक तो यह है कि आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको क्या इन्वेस्ट करना है, या आप किसी एडवाइजर के थ्रू चले जाइए। वो तो हो गया शुरुआत में कि आपको एडवाइस चाहिए या नहीं चाहिए। खरीदते कैसे खरीदेंगे हम? देखिए, एक होता है ट्रेडिशनल तरीका, यानी क्या किया आपने, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक है, चेक के साथ आपने सबमिट किया, आपको एक फोलियो जनरेट हुआ, उसके बाद जब भी आपको इन्वेस्ट करना है उसी फोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उसी म्यूचुअल फंड के किसी दूसरे फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वही सेम म्यूचुअल फंड आप जो सेम फोलियो नंबर है उसको आप यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। दूसरा था ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे पोर्टल्स हैं। डायरेक्ट प्लान में किस तरह से निवेश किया जाए? डायरेक्ट तो आप, जैसा मैंने कहा, आप एप्लीकेशन फॉर्म भी ले सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे किसी ब्रोकर का या एडवाइजर का कोड नहीं है, तो वो डायरेक्ट प्लान होगी, तो वहां पे आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड की साइट पे जाएं, वहां भी आप ऑनलाइन अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके कोई किसी एडवाइजर का कोड नहीं होगा, वहां पे जो एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो आपको नहीं लगेगी, तो भी आप कर सकते हैं। जिस तरीके से आप किसी एडवाइजर के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के तरीके में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आपको लगता है आपको एडवाइस की जरूरत है या नहीं। कोई खास चीज है जो हमें फॉर्म में भरते वक्त ध्यान रखनी चाहिए? नहीं, देखिए, फॉर्म में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन तो ये है कि आपको पहले किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद तो फॉर्म तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप केवाईसी कंप्लायंट अगर हैं या तो उसके बाद तो आप फॉर्म भरना है और आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करना मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हाँ, आफ्टर सेल सर्विसेज जो है, अगर मान लीजिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट आई, आपका नाम वहां पे सही नहीं है,
तो आपको इंटरेक्ट करना है फंड से या R&T एजेंट से, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी कुछ और क्वेरी हो सकती है, आपको डिविडेंड नहीं मिला वो आपकी क्वेरी हो सकती है। जब आप एक एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारी जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, आपको चाहिए आपका एडवाइजर आपको देता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप में लगता है कैपेबिलिटी है, जितनी भी सर्विस रिक्वायरमेंट आप खुद फुलफिल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान में जाने में डेफिनेटली आपको कॉस्ट कम लगेगा। बिल्कुल समझदारी भी है, और जैसे ही किसी की रिपोर्ट में निकल कर आया है, अभी तक तो सिर्फ बड़े संस्थागत निवेशक ही डायरेक्ट प्लान के जरिए निवेश करते हैं। अब धीरे धीरे समझ के हिसाब से जो रिटेल निवेशक है, जो आम निवेशक है, वो भी डायरेक्ट प्लान को अपनाना शुरू कर देंगे। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी जरूरत पता होनी चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, और साथ ही आपको फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। बस इन्हीं बातों का ख्याल आपको रखना है अगर आप एक डायरेक्ट प्लान लेते हैं। इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है, और सवालों के जवाब आज दे रहे हैं हेमंत रुस्तगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। नासिक से कोमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। नमस्कार कोमल, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी। एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ, तो उसमें बताया गया था 3 years बिफोर कि रिलायंस रेगुलर सेविंग इज अ गुड फंड जी। So I have started the SIP in that, as well as ESP BlackRock Equity Regular Fund. ठीक है। तो उसमें भी SIP स्टार्ट किया है 3 years बिफोर। ठीक है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली जब मैं देखता हूँ तो अदर एक्सपर्ट जो है वो कहते हैं कि दिस स्कीम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, स्विच टू अदर फंड। दैट थिंग एक्चुअली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, एंड आई वांट कमेंट ऑन दैट फ्रॉम। जरूर हम आपके सवाल का जवाब यहाँ पर देंगे। तो हेमंत जी, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे यहाँ पे फंड परफॉर्मेंसेज को लेकर, या तो आप में खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका फंड किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप ले सकते हैं कोई भी निर्णय अगर आपको चेंज करना है तो। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल कोमल की समस्या है, 3 साल पहले उन्होंने SIP के जरिए निवेश तो किया है, लेकिन अब जैसे कि ये शो देखते हैं और बता रहे हैं कि हम सलाह देते हैं कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप निकल जाएं। इस सिनेरियो में कोमल को आप क्या सलाह देंगे? किस तरह से एक तो अपने फंड को ट्रैक करना चाहिए, और अब इन्हें क्या करना चाहिए इन फंड्स को लेकर? देखिए कविता, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे। यूजुअली इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन होता है जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं? एक तो जैसा कोमल ने कहा कि अगर वो 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3-4 साल में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आगे जाके परफॉर्मेंस करेगा। दूसरी तरफ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको बहुत जल्दी बेचैनी होती है, वो 6 महीने के बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फंड से निकलना चाहते हैं। दोनों के दोनों अप्रोच सही नहीं है। हमें ये समझना है कि जब हम इक्विटी की बात करें, इन्होंने कहा ये इक्विटी में SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहला स्टेप क्या है, आप अपनी एसेट एलोकेशन बनाते हैं कि भाई कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना पैसा डेट में जाएगा, कितना पैसा गोल्ड में जाएगा। उसके बाद आप फंड सिलेक्शन करते हैं, किस तरह का फंड चुना जाए, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग आता है। तो पहला स्टेप क्योंकि एसेट एलोकेशन है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कमिटमेंट है इन्वेस्ट करने की 10 साल या 15 साल जो भी आपका टाइम होराइजन है, वो इक्विटी से है, किसी फंड से नहीं। तो पहले तो ये हर इन्वेस्टर को मेरे को लगता है समझने की जरूरत है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो हम बात कर रहे हैं इक्विटी एज एन एसेट क्लास। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने A या B फंड से शुरुआत की 10 साल पहले, तो 10 साल तक उसी फंड में बने रहिए, चाहे वो परफॉर्म करे कि नहीं करे, वो भी नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि आप अच्छे फंड में हैं और 6 महीने उसने परफॉर्म नहीं किया तो फटाक से वहां से निकल गए, वो भी नहीं करना है। पहली बात तो हर इन्वेस्टर को यहाँ पे ये समझना है, एसेट एलोकेशन देखिए और अपना टाइम होराइजन पकड़ के चलिए यहाँ पे। अब ये इशू है कि पता कैसे चले आपको परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं। देखिए हर फंड का एक बेंचमार्क रहता है। किसी इक्विटी फंड का बेंचमार्क हो सकता है BSE सेंसेक्स या BSE 100, किसी का CNX 50 या 100। ये बेंचमार्क से कंपेयर कीजिए। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट पे चले जाइए, किसी पोर्टल पे चले जाइए, फंड की जो फैक्ट शीट हर महीने प्रिंट होती है वहां पे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। तो अगर आपके फंड ने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है तो आप मान सकते हैं कि ये फंड अच्छा है। दूसरा कंपैरिजन जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, इसी आपके जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस कैटेगरी के जो दूसरे फंड है
उसकी एवरेज से उसको कंपेयर कीजिए। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं टॉप परफॉर्मिंग फंड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर 6 महीने में हर कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड बदलते रहेंगे। अगर आप उसको चेज करेंगे तो हर 6 महीने अपना पोर्टफोलियो आप बदलते रहेंगे, बदलना पड़ेगा जी। उनकी एवरेज ले लीजिए। तो मान लीजिए जो आपका फंड का जो बेंचमार्क है उनका रिटर्न एनुअलाइज 8% है, आपके फंड ने रिटर्न दिया 9%, तो आपको लगेगा आपके फंड ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब आप उसी फंड की, उसी कैटेगरी के दूसरे फंड की एवरेज से कंपेयर करेंगे तो पता चला वहां पे एवरेज है 12%। इसका मतलब आपके जो पीयर ग्रुप के मुकाबले में आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। ये आपको सही बताएगा किस तरीके से आपका फंड परफॉर्म कर रहा है। पर जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद ही आप उसको फंड को निकाल दें, क्योंकि अच्छे से अच्छे फंड जो है, अच्छे से जो फंड मैनेजर हैं, वो ऐसे पीरियड से गुजरेंगे जहां पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। इसलिए जरूरी नहीं है कि वो उनके डिसीजन अच्छे नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जिन सेक्टर्स में वो इन्वेस्टेड हो, शायद उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटाइल हो। तो 6 या महीने 1 साल तक अगर ऐसा पीरियड है तो उसको आप बने रहिए। उससे ज्यादा अगर हो और आपको लग रहा है उसी कैटेगरी में बिना ज्यादा रिस्क लिए आप किसी अच्छे फंड में जाके पैसा बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बनाइए। क्योंकि ये मत भूलिए, इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है। वहां पे जब आप अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको क्या मिल सके। नहीं तो आप किसी इंडेक्स फंड में चले जाइए, किसी अच्छे फंड मैनेजर के पास जाने की जरूरत क्या है। फंड को मॉनिटरिंग कीजिए। जैसा मैंने कहा, ये सही तरीका है जिस तरह से आप अपने फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हेजिटेट मत कीजिए अगर आपको चेंज करना है। मेंटेलिटी कभी कभी क्या होती है कि मैंने अगर 10 रुपए में खरीदा या 12 में खरीदा, जब तक वो रेट नहीं आएगा, जब तक वो एनएवी नहीं आएगा, तब तक हम बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो बदलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी मत कीजिए, एटलीस्ट 1 या 1.5 साल का समय दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि फंड अच्छा नहीं कर रहा तो डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। अब कोमल को यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है इन्होंने कहा है करीब 11,000 रुपए की शायद ये टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी। तो इनके 2 फंड तो जो एग्जिस्टिंग है वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप में बने आ सकते हैं, एचडीएफसी टॉप 200 में बने आ सकते हैं। और मैं एक फंड चाहूंगा बाकी फंड्स को छोड़ के एक अच्छा मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ले, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी। तो कोमल, मेरी आपको सलाह यह है कि आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप में आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, जैसा मैंने कहा, एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप है, उसमें आप 4,000 इन्वेस्ट कीजिए। और एचडीएफसी टॉप 200 जो आपके पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग है, उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह से अपनी आप 11,000 की इन्वेस्टमेंट है उसको कीजिए। बाकी दोनों में से ये निकल सकते हैं। जी हाँ। और इसी के साथ कोमल, अपने फंड्स को ट्रैक करते रहिए, जैसे कि आप शायद कर भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये आपको लगातार करते रहनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अगेन रिसर्च करके ही आप किसी दूसरे फंड में स्विच कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा। और फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत रुस्तगी। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पे निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार निशांत, सवाल पूछें। हाँ जी। आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जी। एंड आई हैव गिवन सम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर निशांत की हमें आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हेमंत, इनका सवाल हमारे पास है। बेसिकली 1 लाख रुपए महीना ये कमाते हैं, म्यूचुअल फंड में 8,000 रुपए हर महीना लगा रहे हैं। अब इनके जो लक्ष्य हैं आपको बता देती हूँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए 25 साल बाद इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। रिटायरमेंट, जो कि ये 20 साल बाद बोल रहे हैं रिटायर हो जाएंगे, उसके लिए इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। और जानना चाहते हैं कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए म्यूचुअल फंड में ही पैसे डालते रहें या अब अलग से एफडी भी कर लें। इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है जिसमें 1,000 रुपए डालते हैं, एचडीएफसी बैलेंस्ड में 2,000, आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी में 3,000 और बिरला सन लाइफ इक्विटी में डालते हैं 2,000 रुपए। इनके लक्ष्य को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इन्हें अपना निवेश म्यूचुअल फंड में बढ़ाना चाहिए? देखिए कविता, इनके 2 लक्ष्य इन्होंने कहा, चाइल्ड एजुकेशन का और अपने रिटायरमेंट का। इनका जो टाइम होराइजन है, उन्होंने कहा चाइल्ड एजुकेशन के लिए करीब 25 साल और अपनी रिटायरमेंट के लिए करीब 20 साल। दोनों के लिए इनका टारगेट है करीब 1 करोड़। क्योंकि 20-25 साल का टाइम होराइजन है, एक अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में, ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इतने लंबे समय के लिए आपको डेफिनेटली ऐसी रिटर्न चाहिए जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। और इतने लंबे समय में, स्पेशली जब आप
एक डिसिप्लिन तरीके यानी एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी वॉलिटिलिटी शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में आती है उसका इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। इनफैक्ट वो आपके फायदे के लिए काम करती है, क्योंकि आप वॉलेटाइल मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे चली जाती है। तो इनके लिए बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है कि वो एसआईपी के द्वारा वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो अगर हम 12% का भी एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे मान के चलें तो करीब जो उनका पहला जो गोल है चाइल्ड एजुकेशन का उसके लिए करीब उनको 6,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और दूसरे गोल अपने रिटायरमेंट के लिए करीब 11,000। तो कुल मिलाकर निशांत आपको 17,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। जहां तक फंड्स का सवाल है, 2 एग्जिस्टिंग फंड में आप डेफिनेटली अपनी जो इन्वेस्टमेंट है कंटिन्यू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ये दोनों में आप अपनी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। 2 फंड मैं चाहूंगा आप यहाँ पे और ऐड करें जो एग्जिस्टिंग फंड के बजाय। एक आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप जो एक प्योर लार्ज कैप फंड है, उसको आप देख लीजिए। मुझे लगता है इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और दूसरा जो फंड है वो एचडीएफसी इक्विटी फंड। ये 4 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। आपने इन्वेस्टमेंट कुछ बैलेंस फंड में भी किया है 20 या 25 साल के लिए, मुझे लगता नहीं बैलेंस फंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो मुझे लगता है अगर वो इक्विटी फंड में जाएं तो वो इनके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ इन्होंने कहा है गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है वो मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए। और कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपने डेट फंड में भी की है जो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए होगी। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा थोड़ी वॉलिटिलिटी डेट फंड में देखने को मिली है कुछ समय, तो मैं चाहूंगा निशांत आप उससे अब घबराएं नहीं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म नेचर में है जी, उसमें बने रहे। चलिए, तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करने की सलाह दी जा रही है और निवेश की राशि जो है आप बढ़ा लीजिए। आपको लगभग 17,000 रुपए अब हर महीने निवेश करने हैं। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर नरेंद्र ने देहरादून से हमें सवाल भेजा है। इनका सवाल बहुत ही छोटा सा है हेमंत जी, और जवाब भी छोटा ही चाहेंगे। 6 साल में 25 लाख रुपए चाहते हैं, हर महीने 8,000 रुपए लगा सकते हैं। किस तरह का पोर्टफोलियो आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है उनका टाइम होराइजन 6 साल। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एवरेज होल्डिंग पीरियड करीब 3 साल का है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 10% का भी रिटर्न मान के चलें इनकी जो ड्यूरेशन है उसके लिए, तो करीब 25 लाख के लिए उनको 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 8,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे करीब वो 8 लाख का ही कॉर्पस बना पाएंगे। जहां तक फंड का सवाल है, जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस फंड, आईसीआईसीआई बैलेंस फंड देख सकते हैं, और एक इक्विटी फंड, बिरला सन लाइफ इक्विटी जो फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जो है वो देख सकते हैं। इन दोनों फंड के अंदर अगर ये इन्वेस्टमेंट करें आधा इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए बिल्कुल सही है। और बाद में चाहे तो आगे चल के आय के हिसाब से निवेश बढ़ाते भी रहें अपना। देखिए, ये भी है, इनके अलावा भी बहुत सारे गोल होंगे इनको गोल भी अपने डिफाइन करने चाहिए, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही रहेगा। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।